Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss Samuel Beckett and some his important plays which are very popular. This is part 1. Please do watch part 2 also, okay? So let's get started. Samuel Barclay Beckett was born on Good Friday on April 13, 1906 in Dublin, Ireland. He died on December 22nd in 1989 in Paris, France. He is basically famous for his absurd dramas and novels as he began his career as a novelist. He was related with theatre of absurd. So what is theatre of absurd? I'm going to explore this idea later on, okay? His father, William Frank Backett, worked in the construction business and his mother, Maria Jones Rowe, was a nurse. Young Samuel attended Earlsfort House School in Dublin. Then at 14, he went to Portora Royal School. He received his bachelor's degree from Trinity College in 1927. He went to Paris for the first time in 1928. He would spend most of his adult life there to teach English. In 1928, Samuel Beckett found a welcome home in Paris, where he met and became a devoted student of James Joyce. 1928 में सैमुअल बेकेट जो थे वो पेरिस में एक तरह से रहने लग पड़े और जेम्स जॉयस जो एक बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं उनके ये एक तरह से चेले बन गए, उनके डिसाइपल बन गए. जेम्स जॉयस को इन्होंने अपना गुरु मान लिया. In 1931 he embarked on the restless sojourn through Britain, France and Germany. He wrote poems and stories and did odd jobs to support himself. ओके सो 1931 में उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में कुछ अपनी यात्राएं की और इसके दौरान उन्होंने कुछ पोएम्स, स्टोरीज लिखी और कुछ और जॉब्स की, यानी कि अजीब तरह की कुछ जॉब्स की अपने आप को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए. शॉर्टली देयर आफ्टर ही वाज स्टैप्ड बाय अ पिम्प आफ्टर रिफ्यूजिंग हिज सॉलिसिटेशंस. ठीक है, तो जल्दी ही इसके बाद इनको एक पिम्प होता है एक पर्सन, ठीक है, हु प्रोवाइड्स प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है, जो वेश्याओं का धंधा करता है, तो उसको हम पिम्प बोलते हैं. तो पिम्प का मतलब पिम्प का काम करने से इन्होंने मना कर दिया था, तो इसलिए पिम्प ने क्या किया, इनको स्टैब कर दिया. स्टैब होता है इनको चाकू से मार देना, यानी कि उसने चाकू से इनको घायल कर दिया था. While recovering in hospital he met Suzanne Jacques Dumasnil, ठीक है, अ पियानो स्टूडेंट इन पेरिस. तो जब वो हॉस्पिटल में थे, रिकवर कर रहे थे, तो उनको सुजेन एक गर्ल मिली, ठीक है, जो पेरिस में एक पियानो स्टूडेंट थी. द टू वुड बिकम लाइफ लॉन्ग कंपेनियंस एंड इवेंचुअली मैरिड. आफ्टर मीटिंग with his attacker, Backett dropped the charges partly to avoid the publicity. तो ठीक है, बाद में इन दोनों ने मैरिज कर ली और एक दूसरे के जीवन साथी बन गए फॉर लाइफ टाइम. और बैकेट ने अपना केस जो था, जो पिम्प के खिलाफ लगाया था, वापस ले लिया. He won Nobel Prize for Literature in 1969 for his revolutionary contribution to drama and literature. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके लिए. इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1969 में, ठीक है, लिटरेचर और प्लेस के लिए. और ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेम्स जॉयस. सो जेम्स जॉयस इनके गुरु थे, ओके, गुरु माना था इन्होंने उनको और वो बहुत प्रभावित थे इनसे. Some important facts about his literature. In 1927, 1 year later, he won his first literary prize for his poem entitled Horoscope. ठीक है, सो उनकी एक पोएम थी Horoscope, उसके लिए इनको पहली बार जो था लिटरेरी प्राइज मिला था 1927 में, जब ये काफ़ी छोटे थे. Samuel Beckett's first play was Eleutheria and involved a young man's efforts to cut himself loose from his family and social obligations. This has often been compared to Beckett's On Search for Freedom.
सो बैकेट का जो पहला प्ले था वो था यूरिथेरिया, ठीक है, जिसमें एक यंग मैन होता है, उसकी एफर्ट्स होती हैं कि वो अपने आप को फैमिली और सोसाइटी की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो रोक टोक होती है, रुकावटें होती हैं, उनसे अपने आप को बिल्कुल आज़ाद करके रखे, अपनी ही ज़िंदगी जिए, फ्रीडम में रहे। तो ये ऐसे ही खुद भी ऐसे ही चाहते थे जो सैमुअल बैकेट थे। एंड दिस हैज़ ऑफन बीन कंपेयर टू बैकेट्स ऑन सर्च फॉर फ्रीडम। तो इस चीज़ को हम बैकेट की अपनी लाइफ से, अपनी ही फ्रीडम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। Beckett's great success came on January 5, 1953 when Waiting for Godot premiered at the Theatre de Babylon. So Beckett को महान सफलता मिली 5 जनवरी 1953 को, जब उनका वेटिंग फॉर गॉडॉट जो था प्ले वो थिएटर डी बेबीलोन में प्रीमियर किया गया, प्रकाशित किया गया। Although critics labeled the play the strange little play in which nothing happens. तो क्रिटिक्स ने इस प्ले को एक तरह से एब्सर्ड प्ले बताया कि एक छोटा सा प्ले है जिसमें कुछ नहीं होता है। इट ग्रेजुअली बिकेम ए सक्सेस एज रिपोर्ट्स ऑफ इट स्प्रेड थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ होता है कि लोगों ने माउथ टू माउथ ही इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो फैलाई हर तरफ। तो इससे इस प्ले को काफ़ी सफलता मिली। बाद में धीरे धीरे लोग इसको पसंद करने लगे। All of Beckett's major works were written in French. He believed that French forced him to be more disciplined and to use language more wisely. However, Waiting for Godot was eventually translated into English by Beckett himself. सो ज़्यादातर बैकेट के वर्क जो है फ्रेंच में ही है, क्योंकि फ्रेंच उनकी एक तरह से आप कह सकते हैं मदर टंग थी, और उसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल और डिसिप्लिन्ड फील करते थे और अच्छे लिख पाते थे। ओके, अपनी लैंग्वेज को वाइजली यूज़ कर सकते थे। सो वेटिंग फॉर गॉडॉट जो थी पहले फ्रेंच में ही लिखी गई थी, लेकिन उसको ट्रांसलेट भी बैकेट ने खुद ही किया later on. Okay, so Samuel Beckett's earlier works are related with the theatre of absurd. ओके, ये हमें पता चल गया हुआ है। द थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है? इट इज़ अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम एल्बर्ट कैमस वर्क द मिथ ऑफ सिसिफस इन 1942 एंड 43। सो थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है ना, एक टर्म है जो कि एल्बर्ट कैमस के वर्क में जो वर्क था उनका वो ये था, द मिथ ऑफ सिसिफस, जो 1943 और 42 में पब्लिश्ड हुआ था। तो यहाँ से ये टर्म ली गई है थिएटर ऑफ एब्सर्ड की। The absurd plays or novels had no conventional plots, dialogue or character. जो absurd plays होते हैं ना या novels होते हैं, तो इनका कोई conventional plot नहीं होता, ना ही dialogue होता है, ना ही character होते हैं इनमें। ओके, सब कुछ हौच पौच सा चल रहा होता है। These plays or novels had no accepted form and the characters, their speech and action conveyed no meaning, logic or rationality. तो इस तरह के जो plays होते हैं या novels होते हैं उनमें कोई भी मतलब एक्सेप्टेड फॉर्म नहीं होती, और कैरेक्टर और जो स्पीच होती है और जो एक्शन होते हैं उनमें कोई मीनिंग आपको नज़र नहीं आ रहा होता, आपको पता नहीं चलता भी हो क्या रहा है इसमें, और कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रैशनैलिटी होती है, कोई समझदारी वाली बात नहीं होती, ना ही कोई तर्कसंगत बात होती है इसमें। सो जो देखने वाले दर्शक होते हैं, ओके, जो पढ़ने वाले रीडर्स हैं, वो खुद ही एज्यूम करते हैं भी क्या हो सकता है, क्या लास्ट में होने वाला है। ओके, Now we talk about his famous works. First is Waiting for Godot, जिसके बारे में भी हमने चर्चा की है। Waiting for Godot is primarily about hope. ये आशा के बारे में, एक आस के बारे में है। The play revolves around Vladimir and his dragon and their pitiful wait for hope to arrive. At various times during the play, hope is constructed as a form of salvation in the personages of Pozo and Lucky, or even as death. तो इसमें जो प्ले है इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं व्लादिमीर एंड इस ड्रैगन, ठीक है, जो कि वेट करते हैं एक होप की, एक होप आएगी, एक आशा आएगी उनके लिए, तो उसकी वेट कर रहे हैं। वो कोई भी पर्सन हो सकता है या गॉड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता प्ले में। और बहुत बार प्ले में जो होप जो है उसको हम एक साल्वेशन होती है मुक्ति के रूप में भी हम उसको देख सकते हैं कि होप जो है जिसके बारे में जिसकी वो वेट कर रहे हैं व्लादिमीर और ड्रैगन, वो एक साल्वेशन है, एक मुक्ति है कि कब परमात्मा आए या कोई पर्सन आए वो हमें मुक्त कर दे इस दुनिया से, यानी कि हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। इन द पर्सनेजेस ऑफ पोजो एंड लकी और इवन एज डेथ। तो इसमें दो कैरेक्टर और आते हैं, पोजो एंड लकी,
शायद वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए होप लेकर आएंगे, आशा लेके आएंगे, या डेथ जो है वो हमें साल्वेशन देगी, मुक्ति देगी। तो ऐसा इस प्ले में होता है। The subject of the play quickly becomes an example of how to pass time in a situation which offers no hope. Okay? तो इस प्ले का जो सब्जेक्ट है वो यही है कि एक तरह के एग्जाम्पल हमें दे रहा है कि हम इस तरह की सिचुएशन में, यानी कि अगर हमारे पास आशा ही नहीं है, आस ही नहीं है, कोई भी हम दुखी हैं, ट्रबल में हैं, तो हम कैसे अपना टाइम पास करें। सो दिस हैज़ बीन indicated in this play. Backett often focused on the idea of suffering of being. Most of the play deals with the fact that Stragan and Vladimir are waiting for something to arrive to alleviate their boredom. Goddard can be understood as one of the many things in the life people wait for. ठीक है। सो बैकेट ने मेन आइडिया सफरिंग ऑफ बीइंग का लिया है कि जो इंसान सफ़र करते हैं, दुख में होते हैं, ठीक है, और उनको कैसा फील होता है और वो क्या चाहते हैं। मेन यही थीम लेकर हम चलते हैं इस प्ले में, और ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि जो दुखी होते हैं वो ये कहते हैं हमें साल्वेशन मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। सो वो इस आस में ही जिए जा रहे होते हैं। एंड वेटिंग फॉर गॉड इज़ अ पार्ट ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड एंड दिस इम्प्लाइज दैट इट इज़ मेंट टू बी इरेशनल। तो ये इरेशनल है कि जैसे मैंने पहले बता दिया आपको कि तर्क संगत कोई बात नहीं होती इसमें। Absurd theatre does away with the concepts of drama, chronological plot, logic, language, themes and recognizable settings. ठीक है, तो इनमें से इन चीज़ों की सबकी कमी है इसमें। ठीक है, प्लॉट, थीम्स, लैंग्वेज और सेटिंग्स जो हैं वो सभी एब्सर्ड हैं। एंड देयर इज़ ऑल्सो स्प्लिट बिटवीन द इंटेलेक्ट एंड द बॉडी विद इन द वर्क। ठीक है, तो इसमें एक बॉडी और इंटेलेक्ट, ठीक है, आपको पता है कि बॉडी हमारी इंटेलेक्ट के बिना कैसी होगी। अगर हमारे पास बॉडी है लेकिन इंटेलेक्ट नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो क्या होगा। ओके, तो ये इस तरह का एक विभाजन है प्ले का कि बॉडी और इंटेलेक्ट जो हैं वो अलग अलग हैं। दस व्लादिमीर रिप्रेजेंट इंटेलेक्ट, व्लादिमीर जो है इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और एस्ट्रोगन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। बोथ ऑफ हुम कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर। तो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, एक बॉडी है और एक इंटेलेक्ट है, यानी कि आप समझ लो एक शरीर है और एक आत्मा है। नेक्स्ट इनका प्ले है एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये है एंड गेम प्ले। ठीक है, इट इज़ वन एक्ट प्ले विद 4 कैरेक्टर्स एंड इट वाज ओरिजिनल रिटन इन फ्रेंच में लिखा गया था और इसका फ्रेंच में नेम किया था Fin de Party. Okay, Backett himself translated it into English. The play was first performed in a French language production at Royal Court Theatre in London, opening on 3rd April 1957. It is commonly considered to be among Beckett's best works. ठीक है, तो ये Beckett का बेस्ट वर्क माना जाता है। तो इसको फ्रेंच लैंग्वेज में ही सबसे पहले पेश किया गया था, कहाँ पर, रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में। ओके, तो इस डेट को इसकी ओपनिंग हुई थी। ठीक है, आपने याद रख लेने ये सभी इंपॉर्टेंट बातें। देखो मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं, हैम, क्लोव, नैग एंड नेल। तो हैम कौन है, मेन कैरेक्टर है, अनेबल टू स्टैंड एंड ही इज़ ब्लाइंड। ठीक है, खड़ा नहीं हो सकता और ब्लाइंड है, अंधा है। क्लोव कौन है, हैम्स का सर्वेंट है, अनेबल टू सिट, वो बैठ नहीं सकता। टेकन इन हैम एज अ चाइल्ड, तो उसको हैम ने मतलब जब बच्चा ही था तब से अपने पास रखा हुआ है। नैग कौन है, नैग हैम की फादर है, उसकी टांगे नहीं है, हैज़ नो लेग्स एंड लिव्स इन डस्टबिन, वो डस्टबिन में रहता है। नेल कौन है, हैम की मदर है। ठीक है, शी ऑल्सो हैज़ नो लेग्स एंड शी लिव्स इन डस्टबिन नेक्स्ट टू नैग, तो वो भी नैग के नेक्स्ट में ही, मतलब पास में ही रहती है। सो क्या होता है प्ले में, इन अ ब्लीक हाउस बाय सी, ब्लाइंड एंड पैरालाइज्ड, हैम टॉर्मेंट्स हिज सर्वेंट क्लोव एंड हिज पेरेंट्स, नैग एंड नेल। तो एक ब्लीक धुंधला सा हाउस है, एक पुराना सा हाउस है, अंधकारमय हाउस है समुद्र के किनारे। ठीक है, वहाँ पर ब्लाइंड और पैरालाइज्ड हैम होता है। ठीक है, हैम जो है वो खुद ब्लाइंड है और पैरालाइज्ड है। ठीक है, वो अपने एक नौकर को, ठीक है, जो उसका नाम क्लोव है, उसको टॉर्मेंट करता है, उसको प्रताड़ित करता है। ठीक है, और जो उसके पेरेंट्स हैं हैम के, नैग एंड नेल, उनके साथ भी बुरा व्यवहार करता है। हैम कैनॉट स्टैंड अप, हैम खड़ा नहीं हो सकता, वाइल क्लोव कैनॉट सिट डाउन, क्लोव खड़ा नहीं हो सकता, क्लोव जो है बैठ नहीं सकता, खड़े रहता है। नैग एंड नेल हु आर लेगलेस एंड लिव इन डस्टबिन्स, नैग और नेल जो हैं वो लेगलेस हैं और डस्टबिन में रहते हैं। कैनॉट डू आइदर, कुछ नहीं कर सकते दोनों। स्पाइट वर्बल अब्यूज फ्रॉम हैम, क्लोव इज डेडिकेटेड टू द स्मॉल फैमिली।
एंड ही नोज दे कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट हिम। ठीक है, तो हैम से बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं क्लोव को। ठीक है, और क्लोव क्या होता है, अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड रहता है, उनकी सेवा करता है पूरी तरह से, और वो ये भी जानता है कि उसके बगैर फैमिली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एट द सेम टाइम हैम को ये रियलाइज़ होता है कि क्लोव विल हैव नो पर्पस इफ़ ही डजंट सर्व देम। हैम को भी यही रियलाइज़ होता है कि क्लोव मेरे बगैर नहीं रह सकता, अगर मैं हूँ तो क्लोव है और सारी फैमिली है। एवरी वन थ्रेटन्स टू लीव ईच अदर नोइंग दैट इट विल नेवर हैपन। ठीक है, तो सभी एक दूसरे को ना प्ले में ब्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो दिस हैपन्स इन द प्ले। नेक्स्ट इनका एक इम्पॉर्टेंट प्ले है क्रैब्स लास्ट टिप, जो 1958 में पब्लिश हुआ था। इसमें कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स में क्रैप ही है। ठीक है, क्रैप, और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं जैसे कि उसके पेरेंट्स बिनाका, फैनी, ये दोनों गर्ल्स के नेम है, बिनाका एंड फैनी, इनके बारे में वैसे ही वो बात करता है। ओके, ये स्टेज पर नहीं आते। ओके, इट्स अ वन एक्ट प्ले इन इंग्लिश बाय सैमुअल बैकेट विद अ cast of one man. It was written for Northern Irish actor Patrick Magee and first titled Maggie's Monologue. ठीक है, तो ये नॉर्दर्न आयरिश एक्टर पर लिखा गया था। ठीक है, उनके लिए ही लिखा गया था। उनका नाम है एक्टर का पैट्रिक मैगी। ठीक है, और इसका सबसे पहले टाइटल इस प्ले को दिया गया था मैगीज मोनोलॉग। It was inspired by Beckett's experience of listening Maggie reading extracts from Molloy and from an abandoned work. ठीक है, तो क्या हुआ था, एक बार बैकेट ने खुद इस एक्टर को, मैगी को पढ़ते हुए सुना था। उनका एक वर्क था मॉलॉय और फ्रॉम एन अबेंडेंड वर्क, ये दोनों को पढ़ते हुए उनको सुना था। एंड इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1958। जो क्रैप्स लास्ट टेप है वो सबसे पहले परफॉर्म किया गया था 1958 में स्टेज पर। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो किस पर लिखा गया था, ये किसके लिए लिखा था उन्होंने, पैट्रिक मैगी के लिए, और पहले इसका टाइटल था मैगी मोनोलॉग। चलो, although there is only one person on stage, there are a number of characters mentioned throughout. The play is considered to be Beckett's at his most autobiographical, and Beckett takes elements from his own life, his field, love life, his drinking, and his at the time literary failures, and look where things might have gone. ठीक है, तो इस तरह को आप इस प्ले को एक ऑटोबायोग्राफिकल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बैकेट ने अपने ही लाइफ के बारे में बताया गया है, यानी कि उनकी फेलियर लव में, उनकी ड्रिंकिंग, उनके लिए कुछ लिटरेरी फेलियर्स, ठीक है, और कुछ चीज़ें जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गंवा दी थी, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है इस प्ले में। क्रैप इज, इसमें अब क्या होता है प्ले में, देखिए, क्रैप इज़ एल्डरली एंड इमोशनली डिप्रेस्ड। क्रैप जो है डिप्रेस्ड होता है, वो बूढ़ा हो चुका हुआ है। इट इज़ हिज 69th बर्थडे, तो 69th बर्थडे वो मना रहा होता है अपना। टू मार्क द ओकेजन क्रैप फर्स्ट लिसन्स टू टेप ही मेड ऑन हिज 39th बर्थडे टू रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड थॉट्स ऑफ द पास्ट ईयर। ठीक है, तो अपने इस ओकेजन को याद करते हुए वो क्या करता है, एक टेप निकालता है। उसने एक्चुअली ना कुछ टेप्स रखी हुई हैं अपने टेबल पर, ओके, और कुछ जो सामान सा रखा हुआ है लिसनिंग वाला, और अपनी टेप्स को सुन रहा है वो बैठा हुआ, और अपने पुरानी इवेंट्स, अपनी लाइफ के पहले इवेंट्स को याद कर रहा है। ठीक है, Crab sits at his desk, but he is facing away from it. Atop at the desk are boxes containing reels of recorded tapes, a reel-to-reel tape recorder and a microphone. Crab बैठा हुआ है, ठीक है, डेस्क पर, लेकिन डेस्क की तरफ मुंह नहीं है, मुंह एक तरफ किया हुआ है उसने अपना, जो चेहरा है, फेस है, और डेस्क के ऊपर कुछ रिकॉर्डेड टेप्स हैं, रील-टू-रील टेप रिकॉर्डर है, माइक्रोफोन पड़ा हुआ है। After sitting for a moment, Crab gets up and searches his pockets for his keys. ठीक है, थोड़ी देर बाद वो अपनी पॉकेट्स में से कीज़ ढूंढता है। ठीक है, देन ही गोज़ थ्रू हिज डेस्क अंटिल ही फाइंड्स अ बनाना विच ही पील्स। फिर वो अपने डेस्क की तरफ जाता है, बनाना को मतलब बनाना को लेता है और उसको पील करता है। टॉसिंग द पील ऑन द फ्लोर ही पुट्स द बनाना इन हिज माउथ but does not bite or chew it. After a moment of stillness, he starts to pace while eating the banana. तो क्या करता है, छील कर बनाना को, उसका जो छिलका होता है ज़मीन पे, फर्श पे फेंक देता है और अपने मुंह में रख लेता है बनाना को, लेकिन खाता नहीं है उसको। कुछ देर स्टिल रहने के बाद वो बनाना को खाना शुरू करता है।
ठीक है। तो इस तरह ये प्ले जो है चलता है। नेक्स्ट इनका एक मॉडर्न प्ले है, वो है हैप्पी डेज। इट्स अ प्ले इन 2 एक्ट्स, ठीक है। तो उसमें मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं? विनी है, एक वाइफ है इसमें, विनी नाम है उसका, और एक उसका हस्बैंड है विली। ओके। First acted out in 1960, Happy Days is a classic play by Samuel Beckett. The play follows the stories of Winnie and Willie, the two people that live simple yet confusing happy lives. This play is seen by viewers and critics alike as being very strange, having no real themes and besides happiness. ठीक है। तो इसमें जो विनी और विली है बड़ी सिंपल लाइफ जी रहे होते हैं, ठीक है। तो प्ले को व्यूअर्स ने यानी कि दर्शकों ने एक तरह से स्ट्रेंज प्ले बोला है इसको, एब्सर्ड प्ले बोला है इसको, जिसमें कोई रियल थीम नहीं है, सिर्फ एक ही थीम है, हैप्पीनेस। ओके। विनी, अ मिडल एज्ड वुमन, इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले हैप्पी डेज। फॉर सम अनएक्सप्लेन्ड रीजन शी इज बuried इन ए माउंट, ठीक है। तो वो मिडिल एज्ड वुमेन है और सेंट्रल कैरेक्टर है हैप्पी डेज की। तो हमें पता नहीं चलता, वो एक माउंड में यानी कि एक मिट्टी का टीला है उसमें दफन है, ठीक है। अपनी कमर तक दफन दिखाई गई है फर्स्ट एक्ट में, और सेकंड एक्ट में अपनी गर्दन तक दफन है, मिट्टी में दबे हुए हैं दोनों हस्बैंड और वाइफ। लेकिन ये नहीं बताया गया हमें कि वाई दे आर बuried इन द माउंट। In Act 1 of the play, Winnie is buried up to her waist. Her partner Will is buried in a hole behind her and speaks a few words. ठीक है। विनी आगे है और उसका हस्बैंड जो है पीछे दिखाया गया है, दोनों दफन है। विनी ज़्यादा बातें कर रही है, हस्बैंड जो है बहुत कम बोलता है। Winnie whiles away her time cataloging the contents of her bag and peering at the words printed on her toothbrush. The first act of the play conveys a sense of optimism and cheer. ठीक है। तो विनी जो है अब उसके पास एक बैग है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं उसने, टूथपेस्ट है, ब्रश है, टूथब्रश है, कुछ मेडिसिन हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं मेकअप की। सो ये हमें फर्स्ट एक्ट में यही बताया गया है कि ऑप्टिमिज़म और चीयरनेस है प्ले में, यानी कि प्ले जो है एक तरह से ऑप्टिमिज़म पेश कर रहा है, हैप्पी डेज़ को शो कर रहा है, ठीक है। यही थीम है इसकी। स्टार्टलिंग डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द सेकंड एक्ट व्हेन वी सी विनी बuried अप टू हर नेक, ठीक है। एक अजीब सी डेवलपमेंट होती है जब सेकंड एक्ट शुरू होता है प्ले का, तो विनी को हम देखते हैं वो नेक तक दबी हुई है। एट ऑल शी हैज़ इन हर वर्ड्स, perhaps Backett wants us to listen to her in a way that Willie never does, ठीक है। तो विली जो है ना कुछ बोलती रहती है, लेकिन हम अपने राइटर जो हैं बैकेट, वो ये चाहते हैं कि हम उसकी इंटरनल फीलिंग्स को जानें कि अंदर उसके क्या चल रहा है। बाहर से तो वो बड़ी खुश फील कर रही है, लेकिन व्हाट इज़ हर इंटरनल फीलिंग दैट वी हैव टू एक्सप्लोर इन दिस प्ले इन एन अनइंटरप्टेड मोनोलॉग। कि अनइंटरप्टेड मोनोलॉग में वो बातें करी जा रही है। मोनोलॉग होता है कि स्टेज पर एक ही पर्सन जो है वो बोली जा रहा है और बाकी सभी लिसन कर रहे हैं उसको। Winnie reflects on language and its meaning, the pleasures of repetition, the reassurance of habit and the desire to be heard, ठीक है। तो विनी अपनी लैंग्वेज को, अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस करती है, अपनी प्लेजर्स को, अपनी खुशियों को बार बार रिपीट करती है, और अपनी हैबिट को, ठीक है, और अपनी डिज़ायर को कि मुझे सुना जाए उसको रीअश्योर करती है बार बार कि मुझे सुनो, मेरी हैबिट्स को जानो। हैप्पी डेज एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ कंटेम्प्रेरी मैरिटल रिलेशनशिप्स. It suggests that the lack of communication and unresolved issues lead to stress and strife in marriage. ठीक है। तो हैप्पी डेज एक और थीम हमारे सामने पेश करते हैं, वो है कंटेम्प्रेरी मैरिटल रिलेशनशिप्स। जो शादीशुदा संबंध होते हैं हस्बैंड वाइफ के, उसको एक्सप्लोर करता है ये प्ले, और ये बताता है कि अगर उनमें हस्बैंड वाइफ में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं जो उन्होंने सुलझाए नहीं हैं आपस में दोनों ने मिलकर, तो वो किस तरह उनकी लाइफ को स्ट्रेसफुल बना सकते हैं। ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्राइव का सेम मीनिंग ये होता है कि स्ट्रेस होना बहुत ज़्यादा। द कंटेंट्स ऑफ विनीज बैग कीप डिटीरिएटिंग एंड हाईलाइट द फ्यूटिलिटी ऑफ हर ऑप्टिमिज्म। अब जो विनी के बैग में जो कंटेंट्स हैं, जो चीज़ें रखी हुई हैं, वो डिटीरिएट हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं धीरे धीरे, और उसकी जो ऑप्टिमिज्म है, आशावादिता है जो उसकी,
ऑप्टिमिज्म जो है, जो पॉजिटिवनेस है, वो धीरे धीरे फ्यूटाइल हो रही है, व्यर्थ हो रही है, ख़त्म हो रही है वो भी। द टूथब्रश इज़ वॉर्न एंड हैज़ फ्यू ब्रिसल्स लेफ्ट। टूथब्रश वॉर्न हो गया है, टूट गया है और उसमें कुछ ब्रिसल्स रह गए हैं। द टूथपेस्ट एंड लिपस्टिक आर अबाउट टू रन आउट। टूथपेस्ट और लिपस्टिक जो हैं उसके, लिपस्टिक वो भी रन आउट मान ख़त्म होने वाले हैं। द मेडिसिन आर ओवर, मेडिसिन भी एक्सपायर हो चुकी हैं, ख़त्म होने वाली हैं। द पैरासोल इज़ बर्नड, जो पैरासोल है, छत्र है, वो भी जल चुका है। द प्रेजेंस ऑफ द रिवॉल्वर इंडिकेट्स द इनवाइटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड डिक्लाइन। वहाँ पर एक रिवॉल्वर भी पड़ी हुई है, वो इंडिकेट करती है डेथ को और डिक्लाइन को। डेथ आने वाली है, डिक्लाइन होने वाली है उनकी, ठीक है, उनका पतन होने वाला है। इस चीज़ को मतलब कि रिवॉल्वर इंडिकेट करती है। बैकेट चूजेस टू एंड द प्ले ऑन एन एम्बिगुअस नोट। एम्बिगुअस होता है जो अनक्लियर हो, ठीक है। तो बैकेट ने मैं एंड में यही बताया है कि मतलब उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया कि प्ले को कैसे वो ख़त्म कर रहे हैं, वो हम पर ही छोड़ दिया हुआ है कि हम कैसे डिसाइड करें what happens in the end. It raises several questions. Does the black tuxedo symbolize an impending funeral? वहाँ पर एक ब्लैक टक्सेडो पड़ा हुआ है, क्या वो ये सिंबलाइज करता है कि आने वाला मतलब कोई फ्यूनरल है, कि कोई मरने वाला है। फ्यूनरल होती है कि जैसे जिसका हम संस्कार करते हैं, कि आने वाले के संस्कार को जो ब्लैक टक्सेडो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और डज इट रिप्रेजेंट अ सेंस ऑफ एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन, या फिर ये कोई फ्रस्ट्रेशन, किसी तरह का हमें दुख है या तकलीफ़ है, उसको रिप्रेजेंट करता है। डज विली यूज़ द गन ऑन हिमसेल्फ और इज़ ही ड्रेस टू किल विनी। तो विली जो है उसके पास जो गन है, गन विली के पास ही होती है, तो क्या वो विनी को मारने वाला है उस गन से, या फिर वो अपने लिए ही उसने गन रखी हुई है, ठीक है, या वो खुद अपने आप को मार लेगा, सुसाइड कर लेगा, अपनी वाइफ को मार देगा। तो कुछ नहीं पता चलता इसमें। द ऑडियंस इज़ लेफ्ट टू ड्रॉ देयर कंक्लूशंस। तो सब कुछ ऑडियंस पर ही छोड़ा हुआ है कि वो कैसे कंक्लूड करती है इस प्ले को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसका पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे सैमुअल बैकेट के वर्क्स पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।